नमस्कार विद्यार्थियों। इस्लामिक मध्यकालीन दुनिया में विद्या और संस्कृति की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए, मध्यकालीन जो इस्लामी समाज थे उनमें जो व्यक्ति अच्छी भाषा जानता था और जिसमें सृजनात्मक कल्पना शक्ति होती थी। सृजनात्मक कल्पना शक्ति का तात्पर्य ये है कि जो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कुछ नई चीजों को उत्पन्न कर सकता था, अर्थात अपनी बुद्धि के प्रयोग से नए जो आयाम थे उन्हें प्रस्तुत कर सकता था, नई चीजों की रचना कर सकता था। ऐसी सृजनात्मक शक्ति वाले व्यक्ति को कोई व्यक्ति हो तो उसके किसी भी व्यक्ति के ये सर्वाधिक सराहनीय गुणों में इसको शामिल किया जाता था। यदि किसी व्यक्ति में अच्छी सृजनात्मक शक्ति है और उसके पास अच्छी भाषा है, अर्थात अच्छी भाषा जानने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को जो गुण थे व्यक्ति के, वो सबसे अधिक सराहनीय गुणों में इनको शामिल किया जाता था। अर्थात ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी सम्मान मिलता था। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की तो उस समय प्राचीन जो ईरानी भाषा थी पहलवी, वो पतन की ओर थी, अर्थात धीरे धीरे उसका पतन हो रहा था। प्राचीन ईरानी जो पहलवी भाषा थी वो पुस्तकों की साहित्य की भाषा थी जो धीरे धीरे पतन की ओर थी। अर्थात इस भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा था पहले, वो धीरे धीरे कम लिखा जाने लग गया था उस समय तक। तो शीघ्र ही पहलवी का एक नया रूप सामने आया। पहलवी पतन की ओर थी और जब वो पतन की ओर थी तो उसके स्थान पर उसका एक नया रूप सामने देखने को हमको मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, जिसे नई फारसी कहा जाता है। अर्थात पहलवी के स्थान पर नई फारसी ने अपना साहित्य के अंतर्गत अपना मुकाम बना लिया था। यह विकसित हुआ, नई फारसी का एक नया पहलवी का एक नया रूप नई फारसी के रूप में विकसित हुआ और जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। इस नई फारसी में जो अरबी भाषा के शब्द थे वो बहुत अधिक संख्या में शामिल किए गए थे। कवि रुदकी जो था ईरान के अंतर्गत, उसको नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। फारसी जो नई फारसी भाषा विकसित हुई उसमें जो कविताएं लिखी गई थी वो पहली बार कवि रुदकी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए उसे नई फारसी कविता का जनक भी माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत काव्य जिन्हें गजल कहा गया है और चतुष्पदी अर्थात 4 पदों वाली जिसे रुबाई कहा गया है, जैसे नए रूप शामिल थे। ये जो नई फारसी में रुदकी द्वारा जो कविता लिखी गई थी उसमें 2 प्रकार के रूप हमको देखने को मिलते हैं। एक तो छोटे गीत काव्य जिन्हें गजल कहा जाता है और एक चतुष्पदी जिसे रुबाई कहा जाता है। रुबाई जो थी वो 4 पंक्तियों वाला छंद होता था। नाम से ही पता चल रहा है, चतुष्पदी अर्थात 4 पदों वाला जिसे रुबाई कहा गया है। तो ये 4 पंक्तियों वाला एक छंद होता था जिसमें पहली 2 पंक्तियां जो होती थी वो भूमिका अर्थात जिस विषय पर वो कविता लिखी गई है उसकी भूमिका बांधती थी। तीसरी जो पंक्ति होती थी बहुत अच्छी तरीके से सदी हुई होती थी, अर्थात व्याकरणीय तरीके से उसमें अच्छा तालमेल होता था। और जो चौथी पंक्ति होती थी वो मुख्य बात प्रस्तुत करती थी, जिस बात पर वो कविता लिखी गई थी, जिस विषय पर वो कविता लिखी गई थी, वो विषय जो है वो स्पष्ट तौर पर चौथी पंक्ति में हमको देखने को मिलता है रुबाई के अंतर्गत। इसका इस्तेमाल अधिकांशतः जो रुबाई लिखी जाती थी वो प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने, प्रियतम और प्रेयसी का तात्पर्य है प्रेमी और प्रेमिका के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने। संरक्षक अर्थात जो व्यक्ति किसी के संरक्षण में रह रहा हो, जैसे कवि चारण आदि जो राज दरबारों में जो कवि निवास करते थे वो अपने संरक्षक अर्थात अपने सम्राट या खलीफा के प्रशंसा में ये रुबाई का प्रयोग करते थे, अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता था। रुबाई जो थी वो उमर खयाम के हाथों अर्थात उमर खयाम के समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। रुबाई जो थी उसका उमर खयाम के समय अर्थात उमर खयाम ने उसे और अधिक ऊंचाइयां प्रदान की थी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम ये विद्या और जो संस्कृति का जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है और ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, तो आगे हम विद्या और संस्कृति में ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।